अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले भी हमने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, लेकिन वो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी जिसके अंदर हमने एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया था और उसका आंसर एक वेक्टर आया था। हमेशा वेक्टर ही आता है, लेकिन अब जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने लगे हैं ये दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है, जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आंसर वेक्टर आए, आंसर स्केलर भी आ सकता है। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आता है, ये हमने एक अलग से कैटेगरी बना ली। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर एक वेक्टर आता है, इसकी हमने अलग से कैटेगरी बना ली। तो फिर इनको नाम भी अलग अलग दिए गए। स्केलर आंसर आने की वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर आंसर आने की वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज की क्लास में जस्ट हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। होता है किस तरह के, जब हम दो वेक्टर को करें मल्टीप्लाई और आंसर उसका आ जाए स्केलर, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और इस चीज को शो करने के लिए कि दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से आंसर एक स्केलर आ रहा है, हम उन दो वेक्टर्स के दरमियान हमेशा एक डॉट लगाते हैं। इसी वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके दरमियान हम डॉट लगा देते हैं, इस वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका आंसर एक स्केलर आता है, इस वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कहें या स्केलर प्रोडक्ट कहें, एक ही बात है। तो इसके लिखने का तरीकाकार क्या है, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें कि अगर एक वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उनके दरमियान हमने डॉट लगाया, ये किस चीज़ को शो करेगा कि आंसर इसका एक स्केलर आएगा, मतलब कोई एक नंबर आएगा। ए बी मतलब ए का भी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और बी इस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल है। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है इसको हम मॉडुलस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे मॉड लगा के भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है। चलिए इसको इस नीचे वाले डायग्राम से समझते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर बी है और इनके दरमियान एक सर्टेन एंगल थीटा है। अभी मैं आपको ये जो हमने मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ा था ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो वेक्टर बी है ये वेक्टर ए के साथ एक सर्टेन एंगल बना रहा है, मतलब कि एग्जैक्ट इसकी डायरेक्शन में नहीं है, ना ही इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक कोई आर्बिट्रेरी कोई एक एंगल बना रहा है। तो जब भी हम वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो हम इसको उसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वेक्टर बी है, हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब हम इसके परपेंडिकुलर एक दफा ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक इस वेक्टर ए के अलोंग जो कि बनेगा बी कॉस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर बी है तो बी कॉस थीटा बनेगा, और इस ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो कि बी साइन थीटा बनेगा। हमारे पास इसका जो इफेक्टिव कंपोनेंट बनेगा वो बी कॉस थीटा बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें भी कॉस थीटा आता है। अगर ए डॉट बी में लिखूं तो ये बनेगा ए, क्योंकि इस वेक्टर ए की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर इस बी को देखें तो बी का जो ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा है ये वेक्टर ए के ऊपर एक प्रोजेक्शन है। या फिर अगर हम इसको दूसरे लिहाज से देखें तो जो इस बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। देखिए ना, इसकी डायरेक्शन ये वाली बनती है और ये वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी, मतलब कि इस वेक्टर बी के इस कंपोनेंट बी कॉस थीटा की जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, और वो है क्या, बी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से याद क्या रखना है आपने कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर एक स्केलर आएगा और उन दो वेक्टर्स के दरमियान हम एक डॉट लगाते हैं, इस किस्म की जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिए कि स्केलर से मुराद एक नंबर है, कोई एक नंबर आएगा, डायरेक्शन इन्वॉल्व इसमें नहीं है, एक स्केलर आंसर आएगा। अब ये तो था कि हमने दो वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई किया, यानी ए डॉट बी की हमने बात की। अगर हम बी डॉट ए करें तो उससे क्या होगा, बी डॉट ए के लिए अब की बार हम वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी के ऊपर। अब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसका एक कॉस थीटा बन जाएगा, ये तो वही एंगल रहेगा जो कि पहले था। तो बी डॉट ए लिखेंगे तो बी इंटू, क्योंकि जिस वेक्टर के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं,
और जो जिसके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है, यानी जिसके कंपोनेंट हमने बनाए होते हैं, उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमने एक कंपोनेंट बनाया है तो हम इसको एक कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे इसमें कॉस थीटा वाला कौन सा कंपोनेंट बनता है। साइन की हम बात नहीं करें क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें कॉस थीटा आता है, तो ये आएगा ए कॉस थीटा। तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, बी ए कॉस थीटा आता है। यानी ए डॉट बी करेंगे तो आंसर ए बी कॉस थीटा आएगा, अगर बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर बी और ए क्या है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और थीटा उन दो वेक्टर के दरमियान एंगल है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि हम डॉट प्रोडक्ट को कहाँ पर यूज करके आए हैं। अगर आपको 9th क्लास याद हो तो वहां पर आपने एक वर्क के बारे में टॉपिक पढ़ा था। वर्क बेसिकली हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है या स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। चलिए उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लें कि हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको किसी सर्टेन डायरेक्शन के अंदर ड्रैग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। अब जो फोर्स है ये इसके एक्स कंपोनेंट के साथ एक एंगल बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। अगर हमने जब भी किसी वेक्टर को सॉल्व करना होता है तो हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। अब फोर्स भी तो एक वेक्टर है, इसको सॉल्व करना है तो हम इसके भी कंपोनेंट बनाएंगे। तो फोर्स का यहाँ इसके हेड से, इस वेक्टर के हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस सरफेस के ऊपर। अब फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ कॉस थीटा बनेगा और दूसरा इसके थीटा के बिल्कुल सामने इसका एफ साइन थीटा बनेगा। देन दो कंपोनेंट इसके बनेंगे फोर्स के। अब हमने देखना है कि इसमें से इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। इफेक्टिव कंपोनेंट से क्या मुराद होगा कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, उसकी कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है। मान लें कि वो यहाँ पड़ा हुआ था और यहाँ से यहाँ पर आ गया, जाहिर बात है एक डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कराएगा। अब देखना है कि इन दो कंपोनेंट में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है। अब इफेक्टिव कंपोनेंट उस कंपोनेंट को कहेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। इसमें से अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में फोर्स का एफ कॉस थीटा जो है ये कंपोनेंट है, जबकि जो दूसरा है वाई वो इस डायरेक्शन में आता है, यानी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है। तो इस डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है, या मैं इसको कहूँ कि फोर्स का जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट में किसी किस्म का कोई अमल दखल इसका नहीं है। तो फिर इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा कहलाएगा, वही कहलाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और वो क्या है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा मतलब कि ये एक वेक्टर है, और डी डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास वर्क आता है। अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम इसको लिखें एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो अगर इकट्ठा लिखें तो एफ डी कॉस थीटा आता है। तो अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वेक्टर की फॉर्म में लिखते वक्त एफ और डी के दरमियान हम डॉट लगा देंगे। तो देखें फोर्स भी एक वेक्टर है यहाँ पर, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर है। इन दो वेक्टर का जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या आया, वर्क, और वर्क एक स्केलर है। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। एक और बात याद रखिएगा कि जब हम दो वेक्टर के दरमियान डॉट लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर ये हम दोनों के दरमियान डॉट लगा दिया, इसका मतलब है अब हमने इनको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसके आगे कॉस थीटा नहीं लिख सकते, मैं अब यहाँ इसके सामने कॉस नहीं लिख सकता अगर दरमियान में डॉट होगा। अगर मुझे ये कॉज लिखना है तो मुझे ये डॉट हटाना पड़ेगा और इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, ये बात आपने खास ध्यान रखना, अक्सर स्टूडेंट्स इसको लिखते हुए गलती करते हैं। जैसे यहाँ से समझिएगा कि ए डॉट बी है, तो आगे मैं ए और बी की मैग्नीट्यूड लिखूंगा तब कॉस थीटा लिखूंगा। ए डॉट बी कॉस थीटा नहीं होता, वो गलत होता है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने इसका सीख लिया कि हमारा ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, और इसकी एक एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। अब कम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करके लिखें, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों सूरतों में उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आता है। तो अगर हमारे पास इसी तरह दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए की वैल्यू 4 है और वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है। तो जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह पर हम 4 और बी की जगह पे 3 और थीटा की जगह पर हम 60 पुट करें तो हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा इसका, यानी 12 cos 60। cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास एक सर्टेन आंसर आ जाएगा।
अगर हम इसको बी डॉट ए करेंगे तब भी यही आंसर आएगा जो कि ए डॉट बी से आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव होता है, यानी दोनों सूरतों में अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर एक जैसा रहता है। अब सेकेंड है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर हमारे पास इस तरह से है, चलिए मान लें कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ कि इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो तब इसका जो आंसर आता है वो जीरो आता है। अभी हमने पढ़ा कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर कॉस थीटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थीटा को चेंज करने से इसके मैग्नीट्यूड पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 पुट कर देंगे। अब कॉस 90 हमारे पास जीरो होता है, और जीरो को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसी वजह से जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। ये बात सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में नहीं, यूनिट वेक्टर के केस में भी होता है। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास कौन से हैं? आई जे के, जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और जो कि वेक्टर की डायरेक्शन हमें बताते हैं। अगर इस तरह से मैं बनाऊं, ये इसका अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जो इस साइड पे एक जी है, तो ये भी तो तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। जो एक्स डायरेक्शन बताएगा वो आई होगा, जो वाई डायरेक्शन बताएगा वो जी होगा, और जो जी डायरेक्शन बताएगा वो के होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और जे ये भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D एंड 3D होता है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम आई डॉट जे करें, आई डॉट जे का क्या मतलब होगा कि हम आई डॉट जे की मैं बात करूं तो ये आएगा आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आई का, जे के मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉज ऑफ थीटा की जगह पर कितना आएगा? कॉज ऑफ 90, और कॉज 90 जीरो, और आई डॉट जे का आंसर हमारे पास कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम जे डॉट के करें या के डॉट आई करेंगे तो तीनों केसेस में हमारे पास आंसर इसका जीरो आएगा। थर्ड है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, तो अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस थीटा में थीटा की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो उन्हीं दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड इसका आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यही बात यूनिट वेक्टर के केस में भी होगी। अगर दो यूनिट वेक्टर पैरेलल होंगे, इसका मतलब क्या होगा? आई और आई ये पैरेलल होंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि वेक्टर आई जो है इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, जो दूसरा आई है उसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और इसी तरह जे डॉट जे और के डॉट के में भी आंसर 1 आएगा। तो इस तरह आपने याद रखना है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कि यूनिट वेक्टर के केस में खास तौर पर, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा यूज होना है, कि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो आंसर 1 आएगा, अगर दो अलग यूनिट वेक्टर होंगे तो आंसर 0 आएगा। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, अब एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री होने का मतलब क्या होगा कि हम अब की बात जो थीटा है उसकी जगह पर 180 पुट करेंगे। थीटा 180 का मतलब हुआ कि -1, तो कॉस 180 का मतलब होता है -1, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है। तो अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो वो उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो आएगी, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, साथ उसके क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अगर एक वेक्टर को अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। वही फॉर्मूला ज़हन में रखना, ए डॉट ए मतलब कि ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड, यहाँ पर दोनों जो हैं वो वेक्टर ए ही हैं, वो ए इंटू ए आ जाएगा, और आगे क्या आ रहा है? कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस 0 आएगा क्योंकि एक वेक्टर की अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में दूसरा भी होगा और वही उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। इसका मतलब ये होगा दोनों के दरमियान एंगल तो 0 डिग्री होगा, तो कॉस की थीटा की जगह पर हम 0 पुट करेंगे।
बिकॉज 0 हमारे पास 1 होता है और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी अगर अपने ही वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आंसर आता है। जैसे ये a है तो b होता, b डॉट b करते तो आंसर b स्क्वायर आता, c डॉट c करते तो आंसर c स्क्वायर आ जाता। अब नेक्स्ट है जो स्केलर प्रोडक्ट है तो टू वेक्टर a एंड b इन टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कहते हैं कि अगर हम वेक्टर हमारे पास मौजूद है लेकिन वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। मान लें कि वेक्टर a है, इसके कंपोनेंट है a x i a y j a z k, ये हमने इससे पिछले एक क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। और वेक्टर b है, उसके भी ये कंपोनेंट है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से करेंगे? अगर वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो हम सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये aXi पहले bxi से मल्टीप्लाई होगा, फिर byj से मल्टीप्लाई होगा, फिर bzk से मल्टीप्लाई होगा। हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी मल्टीप्लिकेशन करने से फ़ायदा नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? जब हम aXi को bxi से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये बनेगा ax bx इंटू, अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये आएगा i डॉट i, ये फर्स्ट आएगा। अब फिर इसी aXi को आगे byj से मल्टीप्लाई करें तो जब हमने aXi को byj से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा i डॉट j। ठीक है, तो ये हमें पता है कि i डॉट j होता है, इसका आंसर 0 आता है, इससे पहले हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि i डॉट j का आंसर 0 किस तरह से आता है, यानी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन i डॉट i मतलब कि जब सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो हम सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो सेम यूनिट वेक्टर वाले होंगे। तो aXi मल्टीप्लाई होगा bxi के साथ, तो ये आएगा ax bx i डॉट i मतलब कि 1, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ ax bx आएगा। अब ayj और byj को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ay by आएगा और इसी तरह हमारे पास az और bz आ जाता है। तो अगर इसी तरह से इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करें और हमने थीटा फाइंड करना हो तो ये हमारे पास रिलेशन आता है cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बी एक्स प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय ab, यानी इनका मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसको कोशिश करें एक दफ़ा अच्छे से समझिए, नहीं समझ आती तो वीडियो को दोबारा से देख लें। कोई फिर भी पॉइंट रह जाता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन समझना अच्छे से है। बिल्कुल इसी तरह से अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट भी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।